has entered Royal Stadium except Lords. If and when India reaches the final, we shall happily issue the tickets. Okay, thank you so much ज्योति मैम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जांगड़े सर का, जिन्होंने आज मुझे बुलाया, यहाँ पे मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं, क्योंकि ये जो मौका है ये बिरले लोगों को मिलता है कि नहीं। मेरी स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट कब बनेगी, जब मेरी स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव आता है, किसी के भी जिंदगी में कुछ बदलाव आता है। तो थैंक यू सो मच। और इतना शानदार वेलकम, इतने शानदार एक्साइटेड लोग मैं देख रहा था। काफी सारे लोग शानदार तरीके से वर्कआउट कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जैसे ज्योति मैडम ने कहा कि प्रण, हम लोग प्रण लेते हैं, तो इस कम्युनिटी में आने से पहले भी हम काफी सारे प्रण लेते थे। बहुत सारे हम संकल्प करते थे कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो आधा अधूरा रह जाता था, पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन जब यहाँ आते हैं, हम यहाँ आने के बाद जब एक कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं, तो कम्युनिटी के माध्यम से हमको एक अलग ही इंस्पिरेशन मिलता है, अलग ही मोटिवेशन मिलता है। और जब एक साथ कुछ लोग एक ही मिशन में आगे बढ़ते हैं, तो जो भी हम संकल्प लेते हैं या प्रण लेते हैं वो पूरा होता है। तो यहाँ पे जो हम रिजल्ट देखते हैं ना, वो उसी का नतीजा है। तो थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं। वेलनेस क्या है? आज हम वेलनेस लिविंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पहले हमको थोड़ा सा वेलनेस को समझना पड़ेगा। वेलनेस सिर्फ फिजिकल नहीं होता है ना। हम अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या फिर हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेलनेस को अचीव कर रहे हैं। वेलनेस जो है वो एक पूरा चक्र है, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। वेलनेस शुरू होता है फिजिकल से। हाँ, ये जरूरी है, हम फिजिकली स्वस्थ होना जरूरी है हमको। लेकिन अगर हम मेंटली स्वस्थ नहीं है ना, तो फिजिकल स्वास्थ्य का कोई वैल्यू नहीं। तो हमको मेंटली भी स्वस्थ होना पड़ेगा, स्पिरिचुअली भी स्वस्थ होना पड़ेगा, इमोशनली भी स्वस्थ होना पड़ेगा, सोशली भी। जो सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पे हमारा रिलेशन कैसा है लोगों के साथ, वो भी निर्भर करता है हमारे वेलनेस के ऊपर, जो कि हमको हमारा एनवायरमेंटल वेलनेस की ओर ले जाता है। यानी कि ये एक पूरा चक्र है और ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो भी बताने जा रहा हूँ, मेरी स्टोरी बताने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा वो मेरा पर्सनल है और ये किसी से कोई रिलेट नहीं करता है। और ना तो हम यहाँ पर किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जो किसी बीमारी को ट्रीट क्योर या डायग्नोज करता हो। हम सिर्फ और सिर्फ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और गुड न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को इतना मजबूत करते हैं कि हमारा शरीर इन सारे परेशानियों से अपने आप बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं खड़े होकर इस सिस्टम के जो जनक है, हमारे पहले है ना वेलनेस कोच, मैं इनको कहता हूँ हमारा पहले वेलनेस कोच। आप उनको फाउंडर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इनको कहता हूँ पहला वेलनेस कोच। हमारे इस सिस्टम के पहले वेलनेस कोच, जिन्होंने एक वेलनेस कोच बन के इस सिस्टम की शुरुआत की थी, एक कंपनी को फाउंड किया था, जो कि आज 95 कंट्रीज में करोड़ों लोगों की जिंदगी में शानदार बदलाव ला रहा है। और ये मेरे माता पिता हैं। आप लोग भी अपने अपने माता पिता को याद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम इस दुनिया में आए और इस दुनिया में वही हमको लाए थे। और अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते, अगर हम नहीं होते तो ये शानदार सुबह भी नहीं होती, यहाँ पर हम लोग बैठे नहीं होते अभी। तो मेरी वेलनेस की जर्नी की शुरुआत में मैं ये फोटो को जरूर दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसमें ये मेरे सब सारे भाई बहन और बीच में मैं बैठा हुआ हूँ। ये जो लंबा सा लड़का एकदम सेंटर में बैठा हुआ है, मेरे परिवार में सबसे बड़ा मैं। ओके। तो कहते हैं हमारे उड़िया, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो कहते हैं उड़िया में एक कहावत है, ये टेंगा मुंडरे ठेंगा, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है उसके सर पर सारी जिम्मेदारियां पड़ती है। तो मैं बचपन से ही मुझे कुछ ऐसा जिम्मेदारी फील होने लगा था, क्योंकि हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी इनिशियली वो जॉब करते थे और
एक बहुत ही छोटी सी इनकम होती थी उनकी, जिसकी वजह से हम एक रेंटेड घर में रहते थे। और हमारे जो सारे रिलेटिव्स, हम लोग एक बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जितने रिलेटिव्स थे वो लोग बिजनेसमैन थे और उनका अच्छा खासा बिजनेस था, अच्छा खासा इनकम था, उनका खुद का मकान था। तो वो देख के मुझे लगता था कि आगे जाके मैं भी बहुत पैसा कमाऊंगा, हमारा खुद का मकान होगा। ऐसी बहुत सारी सोच मेरे दिमाग में बचपन से आने लगी। तो जैसे ही मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएशन पूरा किया, तो मैं अपने पिताजी का जो एक छोटा सा शॉप था, तब तक पिताजी एक छोटा सा शॉप ओपन कर चुके थे। मैं बरगढ़, उड़ीसा बरगढ़ सोहेला से बिलोंग करता हूँ। तो सोहेला में चौक में हमारा एक छोटा सा काउंटर था। आप लोग ये जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ, इसमें लेफ्ट साइड में एक छोटा सा काउंटर है, आप देख सकते हैं, वो हमारा पुराना काउंटर है जहां पर मैं बैठा करता था। पिताजी यहीं पे बैठते थे और मैंने उनको ज्वाइन किया था, इस बिजनेस को मैंने वहीं पे ज्वाइन किया था। और उस समय का वो नीचे जो मेरा फोटो है, ये उस समय का है जब मैं बिजनेस ज्वाइन किया था। उस समय मैं ज्यादा ओवरवेट नहीं था, ठीक ठाक था, मेरा फिटनेस अच्छा था और यंग था मैं। और उसके साथ साथ ये बिजनेस को बड़े जोश के साथ मैंने ज्वाइन किया, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ड्रीम्स को लेके ज्वाइन किया। और यहाँ से धीरे धीरे मैं बिजी होते गया। मेरे सर में पैसा कमाने का धूम सवार था। मैं चाहता था कि इतना पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं कि हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं हम सबसे आगे निकल जाए। और इसी चक्कर में मैं अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया। मैंने अपने आप को बिजनेस में, खाने पीने का ध्यान रखा, स्टॉक्स बढ़ाते गया, स्टाफ्स बढ़ाते गया, बिजनेस बढ़ाते गया। और धीरे 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 धीरे, ये आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर में जो है मेरा ये 3 स्टेयर का काउंटर है, जहां पर 3 बड़े बड़े गोडाउन है, एक मॉल नुमा मेरा शॉप है। तो मैं इसमें सक्सेस हो गया पैसा कमाने में, बहुत सारा पैसा भी कमाने लगा मैं। लेकिन नीचे जो राइट साइड में आप देख रहे हैं वो मेरा पिक, ये जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ते गया, मेरा शरीर भी बढ़ते गया। और बढ़ते बढ़ते कब मैं 100 को पार कर गया मेरे को पता नहीं था। एक बार मैं रायपुर गया हुआ था परचेजिंग के लिए, और मालवीय रोड में एक मिठाई की दुकान है रायपुर में, गुजराती मिष्ठान। मैं वहां से प्राय लाया करता था अपने घर के लिए नमकीन और मिठाइयाँ। तो उस समय मैं गया था, वहां पे एक वेट मशीन लगा हुआ था। तो वहां पे एक कॉइन अगर आप डालोगे तो वो आपका वेट बताएगा। तो वो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टेड लगा, मतलब तो देखते हैं मेरा वेट कितना है। और मैंने वहां जाके खड़ा होकर कॉइन डाला तो वो मशीन चिल्लाने लगा, हेल्प 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 चिल्लाने लगा। और लाल नरी, मैंने लाल पीली हरी ऐसा लाइट्स जलने लगे उसमें। तो मैं सोचा शायद मैंने कुछ गलती कर दिया है या फिर मशीन खराब हो गया। मैं डर के मारे उतर गया और ओनर की तरफ देखने लगा, कहीं मेरे को कुछ बोलेगा तो नहीं। तो उसने मुस्कुरा के कहा कांग्रेचुलेशन। मैंने कहा अभी क्या हुआ सर, आप कांग्रेचुलेशन क्यों बोल रहे हैं? नहीं सर, आप 100 पार कर चुके। ये मशीन जो है इसकी कैपेसिटी है 100 किलो, और आप जो है 100 किलो से ऊपर के हो चुके हैं, इसीलिए ये हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। उस दिन मुझे पता चला कि मैं 100 किलो से ऊपर चला गया। तो मैं, फिर भी मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं सोचा कि अरे कोई मेरे को बोलता कि भाई देख तू, तेरा हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो मैं कहता है कि यार मैं खाते पीते घर का, तेरे को टेंशन लेने की दरकार नहीं है। क्योंकि मैं सोचता था कि इतना पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं, मैं अपना पर्सनल जिम बनाऊंगा और उस जिम में मैं वर्कआउट करूंगा और अपने आप को स्लिम फिट कर लूंगा। ऐसे कुछ मैं सोचने लगा था और ध्यान ही नहीं दे रहा था। लेकिन क्या होता है, हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है। ये देखिए, ये हालत हो गई थी मेरी। मेरा वजन धीरे धीरे 106 किलो हो गया था। और शुरुआत में मुझे एल कपड़े लगते थे, एल से एक्सएल, एक्सएल से डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल। ऐसा हालत हो गया कि ट्रिपल एक्सएल भी मेरे को नहीं लग रहा था, मैं 4 एक्सएल ढूंढने लगा। और एक बार तो ये हालत हुआ कि बेंगलोर के एक शोरूम में मैंने 4 एक्सएल का एक शर्ट खरीदा और उसको लगाया, तो वहां मेरे पेट की जगह में वो भी ऐसा मैंने नहीं लगा मेरे को 4 एक्सएल। तो गुस्से में मैं वहां से फेंक के आ गया था 4 एक्सएल। तो ये हालत मेरी हो चुकी थी। और फिर भी मैं अपने हेल्थ का केयर नहीं ले रहा था। तो सोचिए हम लोग कितने मशगूल हैं पैसे कमाने में, है ना, कि हमको अपने हेल्थ की बिल्कुल भी नहीं पड़ी, अपने शरीर की। लेकिन क्या होता है, ऊपर वाला देख रहा है कि बंदा, अगर तू अपने बॉडी का केयर नहीं लेगा ना, तो तेरे बॉडी भी तेरे से विद्रोह करेगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2008 की बात है। 2008 में अचानक मेरे मसल्स में पेन आने लगा। इतना ज्यादा पेन आ रहा था कि
मैंने मैं सोचा कि शायद किसी वजह से आ रहा होगा, मैंने पेन किलर खा लिया। जैसे आमतौर पर हम क्या करते हैं, हल्का फुल्का बॉडी में कहीं दर्द होता है तो हम लोग पेन किलर खा लेते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। लेकिन एक्चुअली ये जो है ना, मैटर ऑफ कंसर्न, हमारे बॉडी में अगर कुछ हो रहा है, हमको पेन हो रहा है, हमको माने हमारे पेट के अंदर में कुछ गड़बड़ी हो रही है और वो बार बार हो रही है, तो हमको उसे ध्यान देना चाहिए। पेन किलर खा के उसको दबाना नहीं चाहिए। तो मैं पेन किलर खा के उसको दबाया, 1-2 दिन मैंने उसको दबा दिया, लेकिन वो पेन बढ़ते गया। और चौथे दिन ऐसा हालत हुआ कि मैं सुबह सो के उठा और मेरा पाँव जो है वो जमीन के नीचे में रख नहीं पाया, इतना दर्द हुआ मुझे। तो मैं आंखों में आंसू निकल आए मेरे। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और फिर मैं डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर जो था हमारा लोकल, मैंने बचपन से ही हम जानते थे उसको, मैं उसको दादा बोलता था। तो मैं गया कि ऐसा हो रहा है दादा, क्या होगा। तो उसने टेस्ट लिख दिया मेरे को कि भाई आप जाओ, सोडियम पोटेशियम शुगर वगैरह का आप टेस्ट करवाओ। मेरा आवाज पूरा क्लियर है ना ज्योति में, कि मैं यूं ही बोले जा रहा हूँ? यस यस सर क्लियर। ओके, थैंक यू। तो उसने मेरे को टेस्ट लिख दिया कि भाई आप जाओ और सोडियम पोटेशियम शुगर वगैरह का टेस्ट करवाओ। और फिर शाम को रिपोर्ट आया उसका, तो पता चला कि मेरे को सोडियम पोटेशियम सब नॉर्मल है, लेकिन मेरा डायबिटीज निकला है, जो कि 186 था फास्टिंग। तो मैं सुन के घबरा गया, क्योंकि हमारे घर में किसी को नहीं, ना तो मेरे मम्मी को, ना मेरे पापा को, ना मेरे चाचा को, किसी को डायबिटीज नहीं। तो मेरे को क्यों हुआ डायबिटीज? और डायबिटीज उस समय 2008 में, आज से करीब 20-25 साल पहले, मैंने उतना ज्यादा डायबिटीज के केसेस नहीं थे, खास करके हमारे एरिया में। कुछ एक दो फ्रेंड थे मेरे जिनको डायबिटीज हुआ था, वो भी ऐसे बिजनेसमैन थे, तो उनको डायबिटीज हुआ था। तो जब डायबिटीज का नाम सुना तो मैं बहुत घबरा गया। मैं डॉक्टर से जाके मिला, कहा कि देखिए सर ऐसा डायबिटीज आया है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने कहा देखिए, आपके परिवार में किसी को नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं है, ये जेनेटिकली होता है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल गलत है, आपका खान पान गलत है, तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। और उन्होंने कहा आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख दिया, 2 गोलियां लिखी उन्होंने, ये रोज खाना है आपको। मिठाई जो है पूरी तरह से बंद करनी है, चीनी वाली चाय बंद करनी है, चावल कम खाने हैं, और रोटी भी आपको एक साथ 5-6 नहीं खाना है, सूखी रोटी खाना है, और दिन में 2-2 करके खाना है। तो उन्होंने जो जो गाइडेंस मेरे को दिया, वो सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरा जीवन जो है बेकार हो गया। क्योंकि मेरी, एक तो मैं मिठाई प्रेमी था, दूसरा दिन भर में 10 से 12 कप, बड़ा मीठा बोलते हैं उसको, मैंने बहुत ही कड़ी और मीठी चाय पीने की मेरी आदत। क्योंकि दुकान में मैं अगर बैठा हूँ, मतलब कोई भी व्यापारी आ गया, चाय मंगाओ, कोई अच्छा एक ग्राहक आ गया, चाय मंगाओ, ऐसे ही कभी बोर हो रहे हैं, चाय मंगाओ। तो दिन भर में 10-12 कप चाय में पी लेता था, और वो भी मैंने बहुत मीठी, और मैंने कड़ी, है ना, मैंने उसको क्या हैवी बोलते हैं, तो वो मेरी आदत थी। और उसके साथ साथ खाने में मेरे को चावल पसंद था, रोटी कम पसंद। तो जो जो मेरा पसंद था वो सब बंद करने को कह रहा था डॉक्टर। यानी कि मुझे लगा कि मेरा जीवन जो है बेकार हो गया। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को समझाया और शुरू किया, उनके गाइडेंस को दवाई खाना शुरू किया। और शुरुआती दौर में मेरा डायबिटीज जो है कंट्रोल में आ गया। माने जैसे कि मेरा 186 फास्टिंग आया था, तो वो धीरे धीरे 120, 130, 140 ऐसा कंट्रोल में रहने लगा। दवाई चल रही है, मिठाई बंद है। किसी पार्टी में जाता था मैं, तो मिठाई के स्टॉल की तरफ मैं जानबूझ के नहीं जाता था, क्योंकि मेरे को खाने की इच्छा होगी, फिर मन खराब होगा, ये सोच के मैं मुंह फेर के आ जाता। इस तरह से जिंदगी जा रही थी। लेकिन क्या हुआ, 2-3 साल के बाद दोबारा शुगर राइज करने लगा। मैं दवाई खा रहा हूँ, मिठाई नहीं खा रहा हूँ, पूरी तरह से डिसिप्लिन हूँ, फिर भी मेरा शुगर जो है राइज कर रहा है। और दोबारा जब शुगर राइज किया, उस समय क्या हुआ, उसके साथ साथ मेरा हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गया और स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं था। देखिए, कई चीजें ऐसी होती है हमारे शरीर के अंदर में होते रहती है, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता है। इसलिए हमको क्या है ना, बीच बीच में अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। तो मैं अपना ये वाक्य आपको बता रहा हूँ। दूसरी बार जब मेरा डायबिटीज बढ़ा, तो उस समय मेरे को कुछ बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा। तो मैं मुंबई गया हुआ था अपने बिजनेस के पर्पज में, और वहाँ मेरे एक रिलेटिव्स रहते हैं, उन्होंने मुझे एक डायबिटोलॉजिस्ट सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास में ही एक अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट है, आप उनसे एक बार मिल लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उनके साथ गया।
तो वो डायबिटोलॉजिस्ट जो है उन्होंने मुझे एक नए टेस्ट के बारे में बताया, जो कि यहाँ हमारे लोकल डॉक्टर्स उसके बारे में मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो जानते होंगे, एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं HbA1c, यानी कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1c उसको कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीने का एवरेज का शुगर आपको पता चलता है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको मैंने इसको क्लियर करना चाहूंगा। डायबिटीज जो है हम फास्टिंग टेस्ट करते हैं। आज मैंने फास्टिंग टेस्ट करवाया और मेरा अगर 120 निकला तो मैं खुश हो गया कि मेरा डायबिटीज जो है कंट्रोल में। लेकिन डायबिटीज जो है वो फ्लक्चुएट करता है, बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा अप डाउन होता है। तो आज मैंने टेस्ट करवाया 120 है, उसके बाद मैं अगले महीने करवाऊंगा या 15 दिन बाद करवाऊंगा। तो उस बीच में क्या होता है, बीच बीच में हमारा शुगर लेवल बढ़ के कभी 200 हो गया होगा, कभी 250 हो गया होगा, कभी 300 हो गया होगा, तो वो हमको मालूम नहीं रहता है। और जब वो बढ़ता है तब हमारे बॉडी के कुछ सेल्स को वो डैमेज कर देता है और उसका उसका कोई सिम्टम पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा बॉडी जो है 37 ट्रिलियन सेल से बना, इतने छोटे छोटे सेल रहते हैं जो कि माइक्रोस्कोप में हम लोग बड़ा मुश्किल से देख पाते हैं। तो उसमें अगर थोड़ा सा डैमेज होगा तो उसका कुछ सिम्टम हमको पता नहीं चलता है। तो जब शुगर राइज करता है, जब 300 350 400 के ऊपर जाता है, तो वो कुछ सेल को डैमेज कर देता है। आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा खाली, बाकी ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये जो अप डाउन है वो खतरनाक है। इसीलिए ये जो HbA1c टेस्ट है वो लास्ट 3 मंथ में अप डाउन होके उसका एवरेज क्या है वो बताता है कि एवरेज आपका शुगर कितना रहता है। तो वो टेस्ट के बारे में उन्होंने सजेस्ट किया मेरे को और मैंने फर्स्ट टाइम वो टेस्ट करवाया। एक पैथोलैब में गया मैं वो टेस्ट करवाने। तो वहां पे पैथोलैब वाले ने कहा कि देखिए आप HbA1c टेस्ट करवाएंगे, उस प्रोफाइल एक टेस्ट होता है उसका भी 1000 पड़ता है, लेकिन अगर आप दोनों एक साथ मेरे से करवाएंगे तो ऑफर है आपको 1200 रुपया में आपका दोनों टेस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगा कि भाई बिजनेसमैन हूँ मैं तो फायदे में रहूंगा यार, जब 800 रुपया बेनिफिट हो रहा है तो करवा लो। चलो भैया करवा लो बोला मैंने। अब उन्होंने मेरा दोनों टेस्ट करवाया। तो उस दिन जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मैंने करवाया तब तक मुझे मालूम नहीं था कि मेरा हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। उस दिन मेरे को पहली बार पता चला। सोचिए हमारे शरीर के अंदर में कितना गड़बड़ी हो रहा है लेकिन हमको मालूम नहीं रहता है। और अचानक जब हार्ट अटैक आता है तो हम भगवान को दोष देते हैं, है ना, हे भगवान। लेकिन हमारी गलती रहती है, हमारा लाइफस्टाइल खराब रहता है, अंदर अंदर में हमारे शरीर में कितना गड़बड़ी हो रहा है हमको मालूम नहीं रहता। तो थैंक यू ये कम्युनिटी, यहाँ पर आने के बाद कम से कम हम अपने बॉडी पैरामीटर्स का चेकअप करवाते हैं। हमको पता चलता है कि हमारे बॉडी में कितना फैट है, हमारा मसल्स मास कितना है, और उसी हिसाब से हमारे कोच हमको गाइड कर। तो इसका वैल्यू सबको समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं परेशानी में था तो मेरे को समझ में आया। तो जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मैंने करवाया तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में मेरा ट्राइग्लिसराइड जो है 260 निकला, जो कि 150 के अंदर रहना चाहिए। तो ट्राइग्लिसराइड यानी कि वो फैट जो कि ब्लड में रहता है, यानी कि हमारा लीवर में जब फैट बहुत ज्यादा भर जाता है, हमारे बॉडी के सेल्स में जब बहुत ज्यादा फैट भर जाता है तो उसको वो लोग क्या करते हैं, ब्लड में भेज देते हैं। और ब्लड में जब आपका फैट बढ़ता है तो हार्ट अटैक के 80% केसेस के पीछे यही फैट रहता है, जिसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ के 260 हो गया था और मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। ट्राइग्लिसराइड क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं था। तो वो रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा कि सर मेरा शुगर जो है वो तो कंट्रोल में नहीं है, HbA1c मेरा बता रहा है कि एवरेज आपको 192 193 आपका एवरेज रह रहा है शुगर का, यानी कि शुगर नॉट इन कंट्रोल, एक्शन सजेस्टेड। उसमें लिखा हुआ था कि आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ एक्शन लीजिए। यानी कि एवरेज मेरा 192 193 रह रहा था। सोचिए मैं 120 130 देख के खुश हो जाया करता, लेकिन मेरा एवरेज जो है 192 193 निकला। और उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड मेरा 260। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है बोल के मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कि ट्राइग्लिसराइड के बारे में भी ऐसा ऐसा है, आपके ब्लड में फैट बढ़ गया है, अगर ये आगे जाकर 350 400 से ऊपर जाएगा तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, तो अभी से आप उसको कंट्रोल में कर लो। तो मैंने कहा कि भी दवाई लिख दीजिए, क्योंकि मेरा शुगर भी कंट्रोल में नहीं है और डायबिटीज ये ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसके लिए जो दवाई दूंगा मैं शुगर के लिए, उसका अगर पावर हम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी उसको रेजिस्ट कर लेगी, फिर उसका पावर आगे जाके बढ़ाओगे आप। ऐसा पावर बढ़ाते बढ़ाते आखिर में आपको इंसुलिन में आना पड़ेगा। और दूसरा बात है, ट्राइग्लिसराइड के लिए ब्लड थिनर दिया जाता है जो कि ब्लड को पतला कर,
वो मेडिसिन अगर आप खाओगे लंबे समय तक तो क्या होगा, आपका जो है किडनी खराब होने का चांसेस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, यानी कि आप रोज 5-6 हजार कदम चलो। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो HbA1c है वो भी कंट्रोल में आएगा और आपका ट्राइग्लिसराइड भी धीरे धीरे नॉर्मल। उस समय मेरा वजन था 106 किलो, और 106 किलो वजन के साथ जब मैंने चलने की कोशिश की तो सबसे पहले तो मेरे घुटने में जॉइंट्स में पेन होना शुरू हुआ, मसल्स में पेन होना शुरू हुआ, और मैंने बहुत परेशान हुआ मैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे ये दोनों डर सता रहे थे तो मैं चलने का कोशिश किया। तो जब ज्यादा चलने का कोशिश किया, जबरदस्ती चलने का कोशिश किया, तो पांव के नीचे सफेद सफेद छाले मेरे आने शुरू। तो वहां बरगढ़ में मैंने डॉक्टर को दिखाया कि ऐसा है सर, ये छाले आ रहे हैं और जलन हो रही है मेरे को। तो उन्होंने कहा ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि आपको डायबिटीज है। चलने के लिए मैं मना नहीं कर, चलना आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर ये छाले बढ़ गए तो हो सकता है आगे जाके आपको पाँव भी काटना पड़े। उसको कहते हैं क्या, एक को एम्पुटेशन बोलते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस है। तो आप पहले इस घाव को सुखाइए, उसके बाद चलना। तो वहां से मैं डॉक्टर से ये सुन के तो आ गया, लेकिन मेरे दिमाग में स्ट्रेस जो है बढ़ने लगा, क्योंकि चलने से भी मरा और नहीं चलने से भी मरा, कुछ ऐसी हालत हो गई थी मेरी। और वो जो डर था वो डर धीरे धीरे बढ़ रहा था, और डर बढ़ने से क्या होता है, डायबिटीज भी उससे रिलेटेड, वो डायरेक्टली रिलेटेड आवर स्ट्रेस, वो भी बढ़ता है। और वो जो डर है मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा था कि पता नहीं और मैं रह पाऊंगा कि जिंदा इस दुनिया में। बच्चे छोटे छोटे थे, मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान मुझे और 10 साल तू जिंदा रख। 10 साल अगर मैं जिंदा रह गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, भले फिर तो मेरे को उठा लेना। ऐसा मेरा, रात को मैं उठ के रोता था, और भगवान ने मेरी सुन ली, और उन्होंने एक ऐसे इंसान को भेजा जिन्होंने मुझे इस बड़ी परेशानियों से बाहर आने का रास्ता दिखाया। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी है, भगवान वहां पर नहीं मिलते। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, वहां पे मन की शांति मिलती। भगवान जो है रोड के ऊपर मिलते, वेलनेस कोच के ऊपर। और ऐसे ही मैं हमारे गांव में चौक में खड़ा हुआ था, और मेरे कोच सर और मैम, ठीक है ये मेरा रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं जब मैं शुरू किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये HbA1c मेरा 8.3, और शुगर नॉट इन कंट्रोल, एक्शन सजेस्टेड। और उसके साथ साथ ये, एक मिनट थोड़ा इसको मैं डिलीट कर दूं। ओके, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ओके, तो ये HbA1c मेरा 8.3 था, जिसका मतलब था शुगर नॉट इन कंट्रोल, एक्शन सजेस्टेड। ट्राइग्लिसराइड मेरा 260 था, यानी कि नॉर्मल रेंज जो है 150 के अंदर रहना चाहिए। यहाँ पर फिर से मैं बोलना चाहूंगा ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। यहाँ पर हम किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, या दवाई के बारे में नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और गुड न्यूट्रिशन को हम प्रमोट करते हैं। तो भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे मिला दिया एक ऐसे इंसान से जो मेरे लिए यहाँ से निकलने का रास्ता निकाला। तो मेरा जो वेलनेस का सफर है वो 5C से होकर गुजरता है। पहला है कोच, फिर क्लब, फिर कम्युनिटी, फिर सेलिब्रेशन, और फिर चैट। ओके, पहला यानी कि कोच। और भगवान ने मुझे मेरे कोच से मेरी मुलाकात करवा दी। जरूर आप लोग अपने अपने कोच सर और मैम के लिए खड़े होकर क्लैपिंग कर सकते हैं। ये मेरे कोच सर और मैम है, और मैं जरूर इनके लिए खड़े होकर क्लैपिंग करूंगा। मैं रोड के ऊपर खड़ा हुआ था सोहेला चौक में, और अचानक ये लोग, एक बुक स्टोर में खड़ा था और ये लोग आए वहां पे। तो वहां पे उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं आपको फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगा, वहां पे उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया। वो मेरी जो कोच मैम है वो बताती है, वो मेरे को बताती है कि मैंने इनको कहा था कि आपको इनवाइट करे क्योंकि आपका हेल्थ बहुत ज्यादा है। तो वहां पे उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया, क्योंकि पहले से हम लोग की पहचान थी, वो मेरे को दादा दादा बोलते थे। तो शायद मैं कुछ बोल दूंगा या मना कर दूंगा इस टाइप का उनके मन में रहा होगा, तो उन्होंने मुझे वहां पे इनवाइट नहीं किया।
उन्होंने कहा कि मैं बाद में इनको फोन कर दूंगा। रात को इन्होंने उनको फोन भी वो मेरे को फोन भी नहीं कर रहे थे। मैडम ने फिर उनको याद दिलाया, उनको फोन किया गया। तो उन्होंने रात को मुझे कॉल किया। उस समय मैं क्या बाइक में जा रहा था अपने घर, क्योंकि सोयला में मेरा बिजनेस है और मैं बरगढ़ में रहता हूँ। लगभग 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और रात को मैं अपना शॉप क्लोज करके उस समय बाइक में जाया करता था। तो मैं कान में ऐसा मेरा ईयरफोन लगा के मैं गाना सुनते हुए बाइक में जाते रहता था। तो उनका कॉल आया तो मैंने उठाया, ऐसे चलाते हुए मैंने रिसीव किया। तो उन्होंने कहा, दादा मैं विनोद बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई कौन विनोद हो, मैं अभी बाइक में हूँ, मैं घर में जाके आपको कॉल बैक करता हूँ। और मैं घर पहुंचा और देखा नाम तो सेव है, लेकिन कौन विनोद है मेरे को याद नहीं आ रहा था, क्योंकि सोयला में 3-4 विनोद है। तो मैंने कहा चलो कॉल बैक करके देखते हैं। मैंने कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा कि दादा आज हमने आपको देखा था चौक में, आपका वजन बहुत बढ़ गया है, तो आप मेरे फिजिकल जो मेरा वेलनेस क्लब है वहां क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा ठीक है देखेंगे कहा, और मैंने फोन काट दिया। लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, पाँव में छाले आ रहे हैं। तो अगर शायद मेरा वजन कम हो जाए तो शायद मैं चल फिर पाऊँ। इसी सोच के साथ अगले दिन सुबह यानी कि मार्च 28, 2018 को पहली बार मैं उनके क्लब में गया। और वहां जाते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे वेलकम किया। वहां पे कुछ लोग थे, हल्का फुल्का मैंने उनका डिस्कशन चल रहा था। उन्होंने मुझे बुलाया और बैठाया और सबसे पहले उन्होंने मेरा बॉडी पैरामीटर चेकअप किया। तो बॉडी पैरामीटर चेकअप करके उन्होंने बताया कि ये सब आपका गड़बड़ है, आपका फैट, मसल, फलाना ठिकाना सब गड़बड़ है। मैंने कहा मेरे को मालूम है भाई, मेरा शरीर में ही बहुत सारा गड़बड़ है, क्या करना है बताओ, कैसे वजन कम होगा? तो उन्होंने कहा कि चाय नाश्ता करना पड़ेगा। तो मैंने कहा वाह, चाय नाश्ता करके अगर वजन कम होता है तो इससे बढ़िया और क्या है, मेरे को खिलाओ चाय नाश्ता, बताओ क्या है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले एफ्रेश पिलाया। तो आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं हमारा शानदार एनर्जी ड्रिंक एफ्रेश के लिए। एफ्रेश को लेने के बाद उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फीलिंग है, मुझे लगा कि अच्छा है, ये शायद मुझे काम आएगा। उसके बाद मैंने कहा नाश्ता फिर खिलाओ, क्या है नाश्ता? तो उन्होंने शेक बना के दिया। तो उस समय हमारा कुल्फी अभी रिलीज नहीं हुआ था, लंच नहीं हुआ था, है ना। उन्होंने उस समय मैंगो बहुत पॉपुलर था और उन्होंने सबसे पहले मुझे मैंगो शेक बना के पिलाया। और मैंगो शेक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वीट। मैंने उसको पीते ही बहुत मीठा लगा मुझे। तो मैंने कहा कि इतना मीठा अगर नाश्ता में रोज करूंगा तो मेरा शुगर जो है 500 के ऊपर चला जाएगा और मैं इतने ऊपर चला जाऊंगा कि वापस ही नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ठीक है आपको शुगर है, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं है कि आपको शुगर है, मैंने तो आपको वेट लॉस के लिए बुलाया था, लेकिन अगर आपको शुगर है तो भी ये आपके लिए अमृत है। मैंने कहा वाह, कौन सा मेडिकल में पढ़े हो भैया, दिखाओ तो सर्टिफिकेट आपका। मीठा चीज शुगर पेशेंट के लिए अमृत है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था, ये सब चीज के बारे में मालूम नहीं था, इसीलिए मैं उनको इस लहजे से बात कर रहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये उन्होंने फार्मूला 1 का डब्बा दिखाया मुझे और उन्होंने कहा कि देखिए इसमें लिखा है लो जीआई। लो जीआई यानी कि ये जब आप खाओगे ये नाश्ता तो आपके शरीर में ग्लूकोज जो है वो धीरे धीरे रिलीज होगा और कम कम रिलीज होगा। तो आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके सेल जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए वो धीरे धीरे सेंसिटिव हो जाएंगे और आपका शुगर भी रिवर्स हो सकता है। अब उनकी बातों मुझे साइंटिफिक लगी, मुझे विश्वास योग्य लगी। तो मैंने कहा कि चलो चैलेंज करते हैं। मैंने कहा 3 महीना यूज करूंगा, आपके साथ रहूंगा मैं। 3 महीने में अगर मेरे को रिजल्ट नहीं मिला तो पूरा पैसा वापस करोगे? तो उन्होंने कहा यस। मंथली कितना है उस समय? 6,000 क्लब का फीस। तो मैंने उन्हें एक साथ 18,000 दे दिया शुरुआत। मैंने कहा आप 18,000 रखो, ये पूरे के पूरे पैसे मैं वापस लूंगा अगर मैं मेरा कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो उन्होंने कहा डन। तो यहाँ पे आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं हमारे जो वेलनेस कोचेस के इतने शानदार कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि वो लोग यस बोलते हैं। लेकिन मन ही मन मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं हार जाऊं सर, क्योंकि मुझे सही में वजन कम करना था, मुझे पैसे की परवाह नहीं। मैं मन ही मन यही सोच रहा था काश मैं हार जाऊं, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो कि मैं पता नहीं मैं जीत पाऊंगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था काश मैं सर हार जाऊं। और मार्च 29, 2018 आफ्टर मेंबरशिप लेने के बाद मेरा पहला दिन, मैं जब क्लब जा रहा तो रास्ते में पाथोलैब में गया और मेरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाया। मैंने कहा कि ये पूरा रिपोर्ट जो है आप करवाओ और मेरा HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज, मेरा ट्राइग्लिसराइड क्या क्या है आप बताओ। थायरोकेयर में भेज दिया उन्होंने और मैं गया क्लब में और सर को बोला कि सर मैंने अपना ब्लड रिपोर्ट दे के आया और ये जो है ये रिपोर्ट आएगा, उसके बाद देखेंगे आप सर हार रहे हो कि जीत रहे हो। उन्होंने कहा डन। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो मैंने कहा क्या? जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको करना पड़ेगा, यानी कि
जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो ऐसे भी सर धारना चाहता हूँ मन ही मन का। तो फिर से मेरा जो ये सेकंड मैंने सी, दूसरा सी जो है मेरा कोच के बाद मेरा दूसरा सी है यानी कि क्लब। ये मेरा दूसरा वेलनेस का सफर मेरा क्लब का शुरू होता है। तो रोज सुबह वो मेरे को 5 बजे सुबह फोन करते थे और मैं उठ के क्लब में आ जाता था। और क्लब का माहौल जो है बहुत एक्साइटेड करता था मेरे को। वहां पर काफी सारे लोग वेलकम करते थे, थोड़ा बहुत वर्कआउट होता था, हेल्थ टिप्स होते थे, रिजल्ट शेयरिंग होता था, ढेर सारी मस्ती, है ना। तो मुझे लगता था कि मैं अपने पुराने कॉलेज के जमाने में आ गया हूँ टाइप का लगने लगा था मेरे। एक माहौल ही अलग हो गया था, है ना। जैसे कि सुबह उठो 8 बजे, दुकान जाओ, दिन भर दुकान में रहो, रात को घर आओ, ढाबा जाओ, इस टाइप का एक लाइफस्टाइल था मेरा। यहाँ मेरा लाइफस्टाइल 5 बजे उठो, क्लब में आओ, वर्कआउट करो, लोगों से मिलो, तो एक अलग माने एक अलग लेने लगा। तो आप लोग माने हमारे ये शानदार जो अभी हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं उसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, हमारा शानदार क्लब सिस्टम के लिए, है ना। अगर ये क्लब सिस्टम नहीं होता तो हमको काफी सारे लोगों को रिजल्ट लेते। तो इस शानदार क्लब सिस्टम के लिए हम लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। तो ये क्लब बहुत ही अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं दिन भर रह जाऊं तो कैसा हो क्लब में, दुकान ही में जाऊं ऐसा लगने लगा मेरे को। और धीरे धीरे कोच और क्लब के साथ साथ मैं आगे बढ़ने लगा। और क्लब में ये मेरे मेंटर है, मेंटर सर और मैम है। तो मैं जरूर इनके लिए भी एक बार खड़े होकर क्लैपिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बरगढ़ में भी रहता था और सोयला में भी रहता था। सोयला में जब था रहता था मैं, तो मेरे कोच के क्लब में जाता था। और बरगढ़ में जहाँ रहता था तो उस दिन में मेरे कोच ने इनके क्लब में मैंने करवा दिया था मेरे अपॉइंटमेंट, तो उनके क्लब में मैं जाता था। तो मेरे कोच ने मुझे वेटलेस के बारे में सिखाया, लेकिन मेरे मेंटर ने मुझे ये सिखाया कि आपका जो वेटलेस होगा उसको कैसे आप लाइफ टाइम मेंटेन करके रख सको। और धीरे धीरे दोनों के गाइडेंस मेरे को मिला, है ना। और दोनों के गाइडेंस को फॉलो करते हुए मैं शानदार आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे। और वहां पर मुझे एक शानदार कम्युनिटी मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे काफी सारे इंस्पिरेशन है यहाँ पे, है ना। किरण सर है, मनोज बेहरा सर है। ये सारी कम्युनिटी उस समय हमको शुरुआती दौर में मिली। ये लोग बीच बीच में आते रहते थे क्लब विजिट में, उनसे मुलाकात होते रहती थी और उनका रिजल्ट जो है वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था। तो कम्युनिटी का वैल्यू हमको समझना पड़ेगा ये, है ना। तो ये जो मेरा वेलनेस का जर्नी का तीसरा सफर यानी कि ये शानदार कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के इंस्पायर्ड होके मोटिवेटेड होके मैं अपना शानदार रिजल्ट की ओर धीरे 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 आगे बढ़ रहा था। मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिलने लगे थे। और पहले महीने में 3.5 किलो, 3 महीने में 10.5 किलो, और 4 महीने में मैंने टोटल 18 किलो का वेट लॉस किया। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला मेरे को। लेकिन पहले 5-7 दिन में ही मेरे को अच्छा फील होने लगा था। मेरे को लग रहा था कि मेरे बॉडी में कुछ तो बदलाव हो रहा है। धीरे धीरे मैं वापस जा रहा हूँ ऐसा लग रहा था, क्योंकि उस समय मेरा एज था 46। और जैसे जैसे मेरा एज बढ़ रहा था मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। लेकिन अब मेरे को लगने लगा कि मेरा एज घट रहा है। मैंने 46 तक मेरा एज बढ़ रहा था, लेकिन 46 के बाद मुझे लग रहा था कि मैं 45, 44, 43, 42 में आ रहा हूँ। इस टाइप का मेरे को लगने लगा था। मेरा एज जो है कम हो रहा है टाइप का लग रहा था। और इस शानदार कम्युनिटी के साथ मैं आगे बढ़ने लगा। ये कुछ ऐसे लोग आते थे जिनको देख के काफी इंस्पिरेशन मिलता है। इनका रिजल्ट बहुत ही प्रभावित करता है। और फिर आता है चौथा, वेलनेस की जर्नी का जो मेरा चौथा स्टेप है वो है सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि जब हम बिजनेस में घर परिवार में घुस जाते हैं और जब बच्चे हो जाते हैं तो अपना सेलिब्रेशन मायने नहीं रखता है। हम लोग अपने बच्चों का सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन अपना सेलिब्रेशन को हम भूल जाते हैं कि हमारा बर्थडे है या एनिवर्सरी, उतना कुछ खास हम लोग नहीं करते। लेकिन जब मैं अपना इस क्लब को ज्वाइन किया तो मेरा पहला बर्थडे के दिन, पहले दिन शाम को मेरे कोच का मेरे को फोन आया कि कल आपका बर्थडे सेलिब्रेट होगा क्लब में। मैंने कहा वाह यार, ये भी गजब, चलो बढ़िया है। और वो मुझे काफी उत्साहित किया था, बहुत ज्यादा। और फिर दूसरे दिन मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, मेंटर सर भी आए थे हमारे, बहुत ही शानदार, काफी सारे लोग आए थे। और सबके बीच में जब सेलिब्रेशन हुआ ना तो वो आपके उत्साह को द्विगुणित कर देता है। तो इस तरह से सेलिब्रेशन का भी बहुत ज्यादा वैल्यू है हमारी इस वेलनेस की जर्नी में, जिसको हम लोग भूल गए रहते हैं हमारे लाइफ में बिजी हो गए। और इस तरह से धीरे धीरे कुछ ऐसे पिकनिक्स हम लोग जाते थे। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, जब हम कॉलेज के जमाने में रहते थे या स्कूल के जमाने में रहते थे तब पिकनिक का जो उत्साह रहता था वो बाद में कम हो जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हम फिर से ये सारा चीज शुरू करते हैं
तो ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे कॉलेज के जमाने में चले गए, जवान होते जा रहे हैं, तो ये फीलिंग आती है। तो फीलिंग्स का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है हमारे वेलनेस में। ओके, तो इस तरह से धीरे धीरे मेरा जो है रिजल्ट के साथ साथ कोच, क्लब, कम्युनिटी और सेलिब्रेशन के साथ साथ जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, तो मेरा वेलनेस का जो पांचवा आखिरी स्टेप है वो है चेंज। वो शानदार चेंज मेरी जिंदगी में आया, जिसको कि मैं याद करके अभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपना 18 किलो वेट लॉस को कर लिया, लेकिन वेट लॉस मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रख रहा था। मैं एक्चुअली आया था वेट लॉस करने के लिए, लेकिन तीसरे महीने में यानी कि जून 29 2018 को मैंने फिर से अपना ब्लड दिया। और मुझे अंदर से कुछ फीलिंग हो रहा था कि जो भी कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आएगा मेरे को बिलीव नहीं था। और दोबारा जब थायरोकेयर से मेरा रिपोर्ट आया, यानी कि मेरा पहला रिपोर्ट जो आया था उसमें मेरा ट्राइग्लिसराइड था 260 और मेरा HbA1c 8.3 था, यानी कि 192-93 में मेरा रहता था मेरा ब्लड शुगर एवरेज जो। और जून 29 को जो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, उसका रिपोर्ट देख के आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा HbA1c जो कि 8.3 था वो 5.9 में पहुंच चुका था, और वहां लिख रहा था कि नॉर्मल वैल्यू, यू आर नॉट डायबिटिक। और ट्राइग्लिसराइड जो मेरा 260 था वो 135 में आ चुका था, यानी कि नॉर्मल, वो भी मैंने 150 तक नॉर्मल रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दूंगा, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। मैंने एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो किया और मुझे ये शानदार रिजल्ट मिला। तो ब्लड रिपोर्ट को देख के मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने पैथोलॉजी वाले से पूछा कि कहीं ये मेरा रिपोर्ट है कि दूसरे किसी का है, तो उन्होंने कहा नहीं सर, आपका रिपोर्ट है। कैसे ऐसे चमत्कार हुआ? तो मैंने कहा कि पता नहीं यार, लेकिन मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो बढ़ चुका था। और मैंने क्लब जाके अपने कोच को गले लगाया और मैंने कहा कि मैं जो है ना, अब जिंदगी भर इस ब्रेकफास्ट को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी में इतना शानदार बदलाव लाया। और वो दिन और आज का दिन, मेरा ये जो ब्रेकफास्ट है कंटिन्यू है। और उसके बाद मैंने ये जो रिपोर्ट आया, इसको लेके मैं बरगढ़ गया था विकास हॉस्पिटल में। एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट है डॉक्टर M प्रसन्ना, उनको मैंने रिपोर्ट दिखाया। मैंने कहा कि सर ऐसा रिपोर्ट आया है। तो उन्होंने कहा कि अमेजिंग रिपोर्ट है, क्या क्या तुम्हें, तूने जो भी किया है पहले अभी तो अपना ब्लड टेस्ट करवा। तो उस समय मैं शाम को गया था, तो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट होता है। तो रैंडम में क्या होता है, 180 तक भी नॉर्मल माना जाता है। तो रैंडम में मेरा 82 आया। तो डॉक्टर भी देख के चमत्कृत रह गया, गजब है बोला। तो क्या किया, तो उन्होंने, मैंने उनको दिखाया कि ये प्रोडक्ट जो है मैं यूज कर रहा हूँ। तो उन्होंने सब देखा, चेक किया, बोला एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, आप इसको कंटिन्यू करो। तो मैंने कहा दवाई का कैसा करूं? तो उन्होंने कहा देखिए 10 साल से आप दवाई खा रहे हो, तो एक साथ छोड़ना ठीक नहीं होगा। 2 गोली में से उन्होंने एक गोली सजेस्ट किया मेरे को, एक गोली आप खाओ और अगले महीने से एक गोली भी एक दिन छोड़ के एक दिन खाना। और लेकिन अपना ब्लड रिपोर्ट जो है रोज अपना ग्लूकोमीटर रखना घर में और रोज टेस्ट करना कि भी क्या रिपोर्ट आ रहा है। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने घर में ग्लूकोमीटर रखा और पहले 2 में से एक गोली किया। रोज ब्लड टेस्ट करता था, नॉर्मल आता था। दूसरे महीने में एक दिन छोड़ के एक दिन किया मैंने गोली, हमेशा नॉर्मल आता था। तीसरे महीने में कंप्लीटली छोड़ दिया गोली, रोज ब्लड टेस्ट किया, पूरा महीना भर नॉर्मल आया। तो मैं समझ गया कि अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। और मेरे जो बॉडी के सेल्स जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए थे, वो फिर से सेंसिटिव हो गए और मेरा रिवर्स हो गया मेरा शुगर। और मैंने कंप्लीटली दवाई बंद कर दिया। 6 साल हो गया मैं सिंगल गोली भी नहीं ले रहा हूँ। और आज अभी लास्ट मेरा जो रिपोर्ट है, हर 3 महीने में मेरा अपना रिपोर्ट जरूर करवाता हूँ। और लास्ट मेरा जो रिपोर्ट है वो HbA1c मेरा 5.7 है, जो कि 110 के आसपास आता है एवरेज। और मेरा ट्राइग्लिसराइड जो है वो 70 से 80 के बीच में है। यानी कि मेरे जिंदगी के जो सबसे बड़े खौफ थे, जो डर था, वो इस कम्युनिटी में आके आज मैं कंप्लीटली फ्री हूँ, एक हेल्दी फिट लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय मेंटर, थैंक यू दिस शानदार कम्युनिटी। ओके, और इस तरह से एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये मेरा बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हैं, मेरा शानदार बदलाव। और उसके साथ साथ जब मैं यहाँ पे आके मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, तो काफी सारा लोगों ने मेरा रिजल्ट देखा और मेरे साथ जुड़ने लगे धीरे धीरे। तो ये शुरुआती दौर के मेरे वो मित्र हैं जो कि मेरा रिजल्ट देख कर आए थे और वो मेरे साथ जुड़े धीरे धीरे, और हम काफी सारा लोगों का मदद करने लगे। क्योंकि मैं देख चुका था कि यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स है वो और कहीं नहीं मिलेगी, मेरे को जो दुआएं मिलती है वो और कहीं नहीं मिलेगी। और इस तरह से धीरे धीरे मैं काफी सारा लोगों का रिजल्ट दिलाते गया। और आज हमारी भी आपके जैसी एक कम्युनिटी है, हम लोग एक साथ मिलके काफी सारा सेलिब्रेशन करते हैं, एंजॉय करते हैं और लोगों की
मदद करते हैं और इस तरह से जिंदगी जो है चल रही है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब क्या होता है, मैं जब बिजनेस में था मेरे पास पैसे की कमी तो नहीं थी, लेकिन पैसे का सही यूज में नहीं कर पा रहा था। तो ये एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। ये एक रूफटॉप स्विमिंग पूल है जो कि विशाखापट्टनम में हम लोग गए थे, हमारे मेंटर सर ने एक वेकेशन हमारे लिए अरेंज किया था, तो वहां हम लोग गए थे। तो मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा 5 स्टार होटल भी होता है और वहां पे रूफटॉप में स्विमिंग पूल होता है, सामने बड़ा सा सागर लहराता हुआ, ऐसा लग रहा है कि हम लोग सागर के बीच में नहा रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये जब आप एक कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं ना, तभी आप ये सारा चीज कर सकते हैं। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, ये सारी चीजें आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जब मैं कहीं मुंबई गया, कहीं रायपुर गया, अगर मेरे को होटल में रुकना था तो मैं वहां पे कम बजट का होटल में रुकता था, चाहे जितना भी पैसा था मेरे पास। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पैसे का सही यूज कैसे करना है, लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, ये पता चला। इसलिए थैंक यू इस शानदार कम्युनिटी। तो ये थी मेरी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलनेस की जर्नी। जरूर आप लोगों को पसंद आई होगी और आशा करता हूँ हमारे जितने भी नए मेहमान हैं जो अभी हाल ही में जुड़े हैं हमारे साथ, आप सभी लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जर्नी भी बहुत ही शानदार होने वाली है और आपका हम भी आगे जाके सुनने वाले हैं इस तरह का वेलनेस आपका स्टोरी। थैंक यू सो मच। ओवर टू ज्योति। थैंक यू मैम।